सो वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार हूँ मैं। आई होप आप सारे भी बहुत शानदार होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। सेट रोज़ एक तो लगा ही रहे होंगे, साथ में आपका जो जीएस वाला पार्ट है उसको भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। बहुत कम टाइम बचा है और उससे इम्पॉर्टेंट पूरी तरह डिहाइड्रेटेड से बचने की कोशिश कर रहे होंगे, फिट रहे होंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पेपर के लिए। फिजिकली हेल्दी रहोगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे, सब ठीक रहता है, ठीक है ना। आज जो चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ, वैसे तो मेरा प्लान था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज शुरू करने का, लेकिन कई सारे बच्चों के मैसेजेस लगातार आ गए कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब कभी भी पूछा जाता है थोड़ी सी दिक्कत रहती है उसमें। तो मैंने सोचा कि ब्लड रिलेशन को ही शुरू कर देते हैं। आज मैंने सोचा क्या है कि आज मैं ब्लड रिलेशन को उस लेवल से पढ़ाऊँ। जब मैं आज से 4-5 साल पहले जब मैं महिंद्राज में एसएससी की कोचिंग पढ़ाता था, सीजीएल वाला, सीएचएसएल वाली कोचिंग, तो बड़े ही बेसिक लेवल से शुरू करता था। यहाँ तक बताता था कि जेंडर को रिकॉग्नाइज करने के लिए किस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। वहाँ से लेके आपको कोडेड का जो पैटर्न है ना, जो हार्डेस्ट लेवल पूछा जा सकता है, वहाँ तक पहुँचाऊँगा। कोशिश रहेगी मेरी कि इसको 2 पार्ट में कंप्लीट कर दूँ। आज 1 घंटे और नेक्स्ट डे इट मीन्स कल 1 घंटे में इसको कंप्लीट करूँ। अगर फर्स्ट देखना शुरू कर रहे हो, देखना पूरा, तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा और फिर उम्मीद करता हूँ उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉपरली आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बार अपना फ़ोन चेकआउट कर लेता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक? नाम है इसका बहुत ही सिंपल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज़ ब्लड रिलेशन, है ना। अच्छा, ब्लड रिलेशन से समझ में क्या आता है हिंदी में? अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से, इनफैक्ट कल भी मैंने पूछा था एक बच्चे से, बेटा ब्लड रिलेशन का क्या मतलब? कह देते खूनी रिश्ता, है ना। सही है, रक्त संबंध, ये भी सही है। क्या उसी के बारे में पढ़ना है इसमें? हाँ, उसी के बारे में पढ़ना है। क्या उसके अलावा भी कोई रिश्ता है जिसके बारे में पढ़ना है? नहीं। इस दुनिया में आने के बाद आपने जो रिश्ते खुद से बना लिए और जिसको लीगल राइट्स नहीं दे पाए हैं अभी तक, उन रिश्तों के बारे में यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी है। तो अपन सिर्फ उन रिश्तों के बारे में पढ़ेंगे जो फैमिली हायरार्की में इंक्लूड किया जाता है। समझ आई बात? मैं जैसा बोला, मैंने बेसिक से शुरू करने वाला हूँ, बहुत बेसिक से अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में अपन किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? 2 चीज़ों की, एक मेल और दूसरा क्या, फीमेल। यही होता है ना। अब आप कहोगे सर जरूरी थोड़े है, 2 मेल मेल भी हो सकता है, 2 फीमेल फीमेल भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल कंडीशन की, जिसमें आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, फैमिली को एक्सटेंड कर सकते हो इटसेल्फ। अब कई सारे बच्चे तो इतने मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, बोलने वाला कुछ और था, मैं इंटेलिजेंट होते हैं कि सर गोद ले लेंगे, उसकी भी तो फैमिली आगे बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, दैट इज़ ओके, आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? मतलब रिप्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हम मेल को किससे कंसीडर करेंगे? स्क्वायर से, ऑल्दो अभी ये स्क्वायर नहीं बना, बट स्क्वायर मतलब क्वाड्रिलेटरल कन्फिग्रेशन। और फीमेल को किससे कंसीडर करेंगे? सर्कल से। तो मेक श्योर कि अगर आप मेरे साथ बेसिक स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज के बाद कहीं पर भी आपने अगर स्क्वायर शेप बना दिया तो आप मेल कंसीडर करेंगे और सर्कल फीमेल। अल्दो कई सारे क्लासेस में बच्चों के डिमांड के हिसाब से प्लस माइनस भी कंसीडर कर लेते हैं, प्लस मेल को और माइनस फीमेल को, ट्रायंगल मेल को, कुछ और फीमेल को। ये उतना मैटर नहीं करता है, इसमें बस एक चीज़ मैटर करती है और वो ये है कि आप जिस कोड को भी कंसीडर करो उसको 100%, है ना, दिमाग में रखना है कि यही वाला फिगर, प्लस माइनस हो, स्क्वायर हो, ये हो, ठीक है। ये तो हो गया। अब बात ये रही कि कौन से रिलेशन से जिसके बारे में बेसिक समझना जरूरी है। इसमें अगर आप कई सारे बुक्स में देखोगे तो वो लिख देते हैं प्राइम रिलेशंस, ये रिलेशन, अपन उस बेसिस में नहीं जा रहे, अपन सिंपल सा समझेंगे इसको। आप ये बताओ कि एक मेल और एक फीमेल के बीच में सबसे पहला रिलेशन जो आपके दिमाग में आता हो वो क्या हो सकता है? बहुत सारे अलग अलग। तो मैं फिलहाल इसमें अगर रिलेशंस की बात करें, पेज चेंज कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे हमने मेल और फीमेल कंसीडर कर लिया है। अब अपन रिलेशन पे आ जाते हैं। रिलेशन पे अपन क्या कर सकते हैं? देखिए, रिलेशन पे अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने एक मेल
की कंडीशन ले ली। इसको मैं थोड़ा सा हेल्दी बना देता हूँ, ये थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा है मेरे को, है ना। किसकी बात कर दी? एक मेल की बात कर दी, एक मेल की, और दूसरी किसकी? एक फीमेल की, ठीक है। और इसके बीच में एक डाल दिया पैरेलल लाइन। ये पता, ये कोड मैं हमेशा मानता हूँ, पैरेलल। इसमें मेरा कोई फिलोसफिकल या एथिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो पैरेलल इक्वल लाइन है ना, इक्वल लाइन से मैं कंसीडर करता हूँ किसको? हस्बैंड एंड वाइफ को। इक्वलिटी होना चाहिए, इक्वलिटी, इक्वल राइट्स, एवरीथिंग। तो जब कभी ये साइन आपको दिखे, आपको कंसीडर कर लेना है उसको, क्या क्या कंसीडर कर लेना है आपको? स्पाउस। स्पाउस का स्पेलिंग यही होता है क्या? अब आप स्पाउस कंसीडर कर लो, क्या हर जगह स्पाउस ही होगा? तो नहीं बेटा, स्पाउस इक्वल टू आप उसको और क्या लिख सकते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ। तो अभी से अपन ध्यान रखेंगे कि कहीं भी दो जगह एक मेल और एक फीमेल के बीच में इक्वल का साइन गिवन है, इसका मतलब आप उसको क्या कंसीडर करेंगे? स्पाउस और हस्बैंड वाइफ। कई जगह देखो, इसमें भी कई जगह एरो कंसीडर कर लेते हैं, कॉमा कंसीडर कर लेते हैं। फिर से ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि आप किस चीज को मानते हो। डन। अच्छा, अब बात रही कि क्या दो मेल के बीच में ये साइन पुट कर सकते हैं? क्या दो फीमेल के बीच में ये साइन पुट कर सकते हैं? अब आपका ध्यान पता नहीं कहाँ जा रहा हो। नॉर्मल क्लासेस में मैंने देखा है बच्चों के अलग ही कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन रहते हैं। देखो, ये जो रिलेशंस जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन उसमें स्पाउस की कंडीशन नहीं बन सकती। हस्बैंड वाइफ पता नहीं वो कैसे चलता है, कैसे कंसीडर कर सकते हो, मानना भी जाता तो शायद, मेरे को पता नहीं है। अपन आगे बढ़ लेते हैं। फिलहाल अपन मतलब चैप्टर के अंदर इसको कंसीडर नहीं करेंगे। चैप्टर के अंदर सिर्फ ये जिसमें एक मेल और एक फीमेल की कंडीशन हो, उसी को कंसीडर करेंगे। और यहीं पे हमारे जो रिलेशंस का पहला है वो ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पे। अच्छा, दूसरे में क्या? दूसरे में फिर से एक मेल ले लिया और एक फीमेल, और इस बार इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? सिंगल लाइन। अब आप कहोगे सर ऊपर डबल लाइन, यहाँ सिंगल लाइन, ठीक है। अच्छा, जब सिंगल लाइन की बात करेंगे तो मैं इसको नाम देने वाला हूँ क्या? सिबलिंग्स। क्या? सिबलिंग्स। अच्छा, सिबलिंग्स को और किसी नाम से भी जाना जाता है? हाँ, जाना जाता है क्या? ब्रदर एंड सिस्टर। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल ले रखा है, तो मेल को आप क्या कंसिडर करोगे? ब्रदर, और फीमेल को क्या? सिस्टर। तो अभी से अपन ध्यान रखेंगे कि सिंगल लाइन होगा तो ब्रदर एंड सिस्टर, और डबल लाइन होगा हस्बैंड एंड वाइफ। इक्वलिटी होगा हस्बैंड एंड वाइफ। क्या दो मेल के बीच में ये साइन पुट कर सकते हैं? क्या दो फीमेल के बीच में ये साइन पुट कर सकते हैं? आंसर है यस, ये भी चैप्टर के अंदर वैलिड माना जाता है, और ये भी। अब यहाँ पर आप देखो तो टोटल कितने रिलेशन बन गए? फ्रेम कर दिया हमने, यहाँ पर फ्रेम कर दिया हमने थर्ड, और ये कितने फ्रेम कर दिया? फोर्थ। इसी को कई सारे बुक प्राइम रिलेशन के रूप में बुक में लिख देते हैं। एक ही जनरेशन, उसमें एक आ गया हस्बैंड एंड वाइफ जिसको स्पाउस बोला जाता है, दूसरे में आ गया सिबलिंग्स जिसको ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं, उसमें एक मेल और फीमेल पॉसिबल है, दो मेल पॉसिबल है, दो फीमेल पॉसिबल है। ऊपर वाले में पॉसिबल तो है, लेकिन चैप्टर के अंदर कंसीडर सिर्फ एक मेल और फीमेल को करते हैं। डन। ये रहा आपके प्राइम रिलेशन की बात, या जिसको अपन मेन रिलेशन की बात कहते हैं, वो होता है यहाँ पर खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन समझेंगे किस चीज़ के बारे में। आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपन लेने वाले हैं, जिसको बुक में क्या मेंशन किया जाता है? फैमिली ट्री। क्या ये कोई लॉजिकल वर्ड है? नहीं। फिर क्या है बताते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखो, बड़ी शांति से पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वे में डेटा दिया जाए कि जब आप हाफ एन आवर कंप्लीट करो और इस टॉपिक का बेसिक खत्म हो जाए, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत ना पड़े कभी भी। डन। चलिए, अच्छा मान लेते हैं कि एक मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है सचिन, ठीक है, और एक लेडी है, लड़की, ठीक है। क्या नाम है इसका? सचिन। मैं नाम ही लिख देता हूँ पूरा। इसका नाम है क्या? SACHIN। और ये एक लेडी है, नाम मेरे को नहीं पता। इन दोनों की मैंने करा दी शादी उनके मन से, जबरदस्ती नहीं, मेरे एंड से कोई जबरदस्ती नहीं है, करा दी, शादी करा दी, ठीक है।
अब एक बात बताइए, क्या सचिन और इस लेडी के मदर फादर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? अब आप कहोगे सर क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिफरेंट ही तो होंगे। तो कर देते हैं ना डिफरेंट, इसीलिए तो पूछा है। मतलब ये कि इसके फादर और इसकी मदर, किसके? सचिन के। क्या इस लेडी के भी? हाँ भाई करना तो पड़ेगा। तो इसके भी फादर और इसकी मदर, एक जनरेशन मैंने ऊपर कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा होगा, क्या जनरेशन डिफरेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। सपोज कर लो कि आपके पास एक मेल की कंडीशन दी गई और उसके नीचे एक मेल पुट कर दिया, रिलेशन नंबर 1। तो याद है जब हमने इस पैटर्न पे लिखा था, हमने किस पैटर्न पे लिखा था? हमने जब इस पैटर्न पे लिखा था तो हमने ब्रदर एंड सिस्टर यानी कि जनरेशन हमने सेम कंसीडर कर लिया था। लेकिन जैसे ही पैटर्न चेंज किया, इसका मतलब हमने जनरेशन ही चेंज कर दिया है। क्लियर? क्या चेंज कर दिया है हमने? जनरेशन चेंज कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? फादर, इसको क्या बोलेंगे अपन? फादर। और इसको क्या बोलने वाले हैं? सन। दूसरा कंडीशन भी पॉसिबल है। दूसरा क्या? सपोज कर लो ऊपर मैंने मेल पुट कर दिया और यहाँ पर क्या पुट कर दिया? फीमेल। ये अभी भी क्या कंडीशन होगा? फादर। और ये क्या हो जाएगी? डॉटर की कंडीशन। ठीक है। क्या थर्ड कंडीशन बनेगा? हाँ अज्यूम कर लेते हैं, ये मदर और इसके नीचे ये। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई? मदर। और ये क्या हो गई? DAUG, डॉटर। क्या एक और कंडीशन बनेगा? बिल्कुल बन सकता है, फोर्थ। यहाँ पे मदर और इसकी कंडीशन में किसको पुट कर दिया? सन। तो ये आपकी कंडीशन होगी किसकी? मदर की और वो सन की। क्या ये चारों कंडीशन? मैंने आपको बस इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने आपको बोला कि अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बहुत बेसिक्स से। और बेसिक्स का मतलब ऐसे बेसिक्स के कि दोबारा जब आप इसको देखो तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत न पड़े। जब मैंने इस रो के कंडीशन में लिया है तो मैंने आपको बोला सेम जनरेशन, डबल लाइन से हस्बैंड एंड वाइफ एंड सिंगल लाइन से ब्रदर एंड सिस्टर, जिसको सिबलिंग्स बोलते हैं। जब मैंने कॉलम वाली कंडीशन ले ली अप डाउन, तो मैंने बोला जनरेशन चेंज हो गया है ना। कैसा? ऊपर होगा फादर, नीचे सन, ऊपर फादर नीचे डॉटर, ऊपर मदर नीचे सन, ऊपर मदर नीचे डॉटर। क्या ऐसी कंडीशन और बन सकती है? हाँ बन सकती है। और वही हम पढ़ने वाले हैं किसमें? फैमिली ट्री में। तो यहाँ पर हमने करा दी थी कि सचिन और एक लेडी की शादी करा दी थी उनके मर्जी से, कन्विंस करके, ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि भाई आगे दुनिया भी तो चलाना है। सचिन का नाम ही खत्म हो जाएगा, सचिन यही था, रह गया, ऐसा ऐसा हम नहीं चाहते। तो ये हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी हस्बैंड एंड वाइफ, ये इसकी मदर फादर, ये इसके मदर फादर, है ना। अच्छा यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक बात बताइए, इस मेल का इससे क्या रिलेशन? अब कहोगे कि सर ये पर्सन इसके वाइफ का फादर है। तो वाइफ का फादर, मान लो आपकी शादी होती है, आप अगर मेल हो, आपकी शादी होती है, तो आपके वाइफ का फादर क्या होगा? आप इंग्लिश में बोलोगे सर फादर इन लॉ, हो जाएगा ना? बिल्कुल। अच्छा इसके बारे में बात करें तो मदर इन लॉ। अगर सेम कंडीशन में इधर से पूछ लूँ तो आप बोलोगे सर अब इसके हस्बैंड का फादर है तो फादर इन लॉ, इसके हस्बैंड की मदर है तो मदर इन लॉ। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, इतना ही है। ठीक है, चलिए। अच्छा अब शादी को कुछ दिन बीते और फिर इन दोनों से एक नया जनरेशन आ गया। आई एम सॉरी, कुछ दिन नहीं, मतलब ऐसा मान लेते हैं कुछ साल बीत गए, कुछ दिनों में तो नहीं है पॉसिबल। कुछ साल बीत गए और फिर क्या हो गया? इनके जनरेशन आ गया। अच्छा जनरेशन में एक मेल भी आया और एक क्या आया? फीमेल भी आया। ये मैंने आपको कितने जनरेशन की इन्फॉर्मेशन दे दी? 3 जनरेशन की। ज़्यादातर क्वेश्चन में 3 जनरेशन की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक्स्ट्रा 4th 5th जनरेशन होता है तो अपना काम इसी को एक्सटेंड करके आप या इसी को एक्सटेंड करके डाउन चल जाता है। नॉर्मली आप कनेक्ट कर लोगे अगर इसको समझ ले तो। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जिसकी शादी हुई है इसका कोई ब्रदर भी हो सकता है और इसकी सिस्टर भी। इन द सेम वे इसका कोई ब्रदर भी हो सकता है और इसके सिस्टर। अब आपको कि सर इतना एक्सटेंड करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है ताकि मैं आपको वो सारे रिलेशन समझा पाऊँ जो रिक्वायर्ड है। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, इस पर्सन से अगर बात करूं इसके रिलेशन का तो क्या होगा? इसके फादर का भाई क्या बोलते हैं? मामा। और अगर इसकी बात करें तब आप क्या बोलोगे? सर इसके फादर की सिस्टर। लेकिन मामी मत बोल देना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है। इसके फादर का भाई यानी कि चाचा, अंकल बोलेंगे इंग्लिश में। और इसके फादर की सिस्टर, इसका बिल्कुल मतलब नहीं चाची है,
ये बुआ बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में अगर पूछूं तो, अगर इससे पूछ ले रिलेशन तो तब आप कहोगे सर अब करेक्ट हो जाएगा, इसके मदर का भाई मतलब मामा और इसके मदर की सिस्टर मतलब मामी बिल्कुल भी नहीं बोलना है, इसके मदर की सिस्टर की मतलब क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, मासी बोलते हैं प्रोबेबली। कहीं मैं हिंदी में गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है, मासी बोलते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि इसके फादर के फादर कौन लगेंगे, अब बोलोगे सर ग्रैंडफादर, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, ग्रैंडफादर। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ पूछूं थर्ड जनरेशन में, तो आप बोलोगे ग्रैंडसन। इसके तरफ पूछो, इसके मम्मी की मम्मी ग्रैंडमदर और इसके मम्मी के पापा ग्रैंडफादर। क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। फादर के साइड वाले को पेरेंट्स में क्या लिखा जाता है, पैटर्नल, और मदर के साइड वालों में क्या लिखा जाता है, मैटरनल। लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं दिया गया हो तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फ्रेम करते हुए दोनों ही आपको करना पड़ेगा, किसी एक से काम आपका नहीं चलना। समझ आई बात? इसी को क्या बोला जाता है, फैमिली ट्री बोला जाता है। ऑलमोस्ट जितनी चीजें शामिल कर सकते थे हमने उसमें शामिल कर दिया है। इसकी मामा ले लिए, इसके मामा की सिस्टर ले ली जिसको मासी बोलते हैं, इसकी मम्मी हो गई, इसके पापा हो गए, इसके चाचू हो गए, इसकी बुआ हो गई, इसकी नानी हो गई, इसके नाना हो गए, इसकी दादी हो गई, इसके दादा हो गए, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है ना, डन। अच्छा अच्छा, सपोज कर लो कि इसके मम्मी की जो सिस्टर है, इसको शादी होती है, इसको बेटा हो जाता है, इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? सर होगा तो ब्रदर ही सिस्टर का ही, लेकिन कजिन वाला रिलेशन हो जाएगा। इसको बोलेंगे कजिन ब्रदर और इसको बोलेंगे कजिन सिस्टर। क्या इस साइड भी वही कंडीशन होगा? हाँ सर, वही कंडीशन होगा। क्या स्टेप को भी मेंटेन किया जाएगा इस रिलेशन में? नहीं, नहीं कर सकते उसको। या अगर कुछ ऐसी एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन दे दी गई हो कि एक आदमी की 2 शादियां हैं, बाइगेमी है, वो दोनों शादियों से अलग अलग बच्चे हैं, तो वो स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर होता है, कंसीडर अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको रेयर देखने को मिलेगा। तो बेटा ये जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी, ये है इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक्स जो आपको याद रहना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। डन। अब इन बेसिक्स का यूज कहाँ करें, अपन कैसे करेंगे यूज, मैं बताता हूँ बेसिक का यूज कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर 3 डिफरेंट पैटर्न आएंगे। सबसे पहला ऐसा पार्ट जिसको आप बुक में देखोगे लिखा रहता है क्या, पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग फॉर्मेट। क्या लिखा रहता है? पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग फॉर्मेट, पहला। दूसरा क्या रहता है? पैसेज बेस्ड। क्या रहेगा? पैसेज बेस्ड। तीसरा क्या रहेगा? जिसको बोलते हैं क्या, कोडेड ब्लड रिलेशन। बीआर से ब्लड रिलेशन कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्लड रिलेशन। अच्छा, अब बात करें किसकी, चौथा क्या होगा? चौथा बेटा एक चीज जो बैंकिंग के मेंस में पूछा जाता है, जिसको ब्लड रिलेशन के साथ क्या रहता है, सिटिंग अरेंजमेंट की कंडीशन। तो हमने जितने भी बेसिक्स पढ़े उन सारे बेसिक्स का यूज आपको इन 4 फॉर्मेट में करना पड़ेगा, जिसमें आपका पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग है, पैसेज है, कोडेड ब्लड रिलेशन है और ब्लड रिलेशन के साथ सिटिंग अरेंजमेंट है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं किधर, अब हम पहुंचने वाले हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्या सॉल्यूशन करेंगे आज, इसी को पढ़ लेते हैं, किसको, पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग वाले पैटर्न। तो चलो चलते हैं। अच्छा, सपोज कर लो मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा लिखा, कैसा लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा, अ मैन indicating towards वुमेन लिख देता हूं, एंड सेज। क्वेश्चन मैं इसलिए फ्रेम कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और क्या कहता है, एक मैन दूसरे की तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, इंडिकेट पॉइंट करते हुए कुछ कहने वाला है वुमेन की तरफ। क्या वो बोलने वाला है? क्या शी इज द daughter of my mother's
my mother's father's, my mother's father's only son. डन. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ. क्या पूछा जाएगा? हाउ द पर्सन, क्या? हाउ द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज रिलेटेड टू द लेडी. ये क्वेश्चन. ठीक. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? बहुत सिंपल पैटर्न है और एक क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करा देता हूं. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्या पैटर्न है तो समझिए. इस अभी फिलहाल मैं इसको 3 स्टेप में आपको बताने वाला हूं. आपको सबसे पहले वो ध्यान रखना है. अच्छा, स्टेप 1 में आपने क्या करना है? स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में करना ये है कि आपको ये पता कर लेना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है. क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? स्टेप नंबर 1, कौन बोल रहा है? अ मैन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन एंड सेज, एक मैन बोल रहा है. पहले इंफॉर्मेशन पता कर ली, कौन बोलने वाला है? मेल पर्सन बोलने वाला है. ठीक है ना. अच्छा, अब स्टेप 2 में चलेंगे. स्टेप 2 में बच्चों आपको क्या करना है? स्टेप 2 में आपने ये करना है कि आपको ढूंढना है कि इसमें पोजीशन दिखाने वाला कौन सा वर्ड है. क्या माई का यूज किया गया है? क्या हिज का यूज किया गया है? क्या हर का यूज किया गया है? क्या योर का यूज किया गया है? कुछ भी यूज किया जाएगा. देन आपको डायरेक्टली उस वर्ड पे पहुंच के और उससे आगे की तरफ चलना है. इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं सेकेंड स्टेप में कहाँ पहुंचूंगा? इस पोजीशन पर. मैं यहाँ लिख देता हूँ. मैं फर्स्ट पे इसको फाइंड कर लूंगा. मैं सेकेंड स्टेप में यहाँ पहुंच जाऊंगा और यहाँ से किधर की तरफ चलूंगा? आगे की तरफ. ठीक. अब क्या करें सर? अब बेटा थर्ड स्टेप में चल लेते हैं. थर्ड स्टेप में क्या करें? थर्ड स्टेप में फिर से इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव वर्ड को ढूंढेंगे. कुछ तो गिवन ही है. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन है. इसमें माई गिवन है. किसमें? हिज, हर, योर, कुछ भी गिवन होगा. यहाँ पहुंचेंगे. अच्छा, अब यहाँ से कैसा चलेंगे? अब बैकवर्ड चलेंगे. मैं लिख भी देता हूँ. यहाँ से आपको चलना है कैसा? फॉरवर्ड. और यहाँ से आपको चलना है कैसा? बैकवर्ड. एक को फॉरवर्ड और एक को बैकवर्ड. ये 3 स्टेप्स हैं. और अगर आपने ये 3 काम कर लिए, जिंदगी भर इस सेगमेंट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा. चाहे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, इजी हो, मॉडरेट हो, एसएससी का हो, सीसैट का हो, बैंकिंग का हो, सारी जगहों पर. और मैं हर जो कल मैं पढ़ाने वाला हूँ, कल मैंने पहले यही करने वाला हूँ. मैं पहले आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, सिर्फ इंडिकेटिंग सेगमेंट का. और उसको हम बड़े अच्छे से शानदार तरीके से इस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे. बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं. ठीक है. चलिए, अब सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा. हाँ, करना पड़ेगा. ये तो मैंने बस बेसिक बेसिक बता दिया, तो कुछ जगह खाली कर लेते हैं. जरा लिखना भी तो पड़ेगा अपने को. ये लीजिए, कर दिए खाली. ठीक है. इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि आपको सॉल्व करके दिखा पाऊँ. डन. चलिए, अब इसको सॉल्यूशन में कैसे पुट करें, क्या सॉल्यूशन करें, वही बताने वाला हूँ. ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूँ मैं. टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, फिलहाल तो ओके है. डन. अब देखो, मैंने आपसे बोला कि हु इज स्पीकिंग. हमने इसमें फाइंड कर लिया कि भाई एक मैन है, एक मेल पर्सन है, बोल रहा है. तो चल लेते हैं किसके पास? मेल पर्सन के पास. ये हमने मेल पर्सन की फोटो बना दी उधर. आपको बताया मैंने अभी, मेल किससे कंसीडर करेंगे? स्क्वायर से कंसीडर. एवरी टाइम मेल को स्क्वायर से दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिए. नहीं, कुछ दूसरा फिगर सोच रहे हो तो दूसरा ही कॉन्सेप्ट बना लो, लेकिन 100% टाइम उसी को दिमाग में रखो, चेंज नहीं करना अपने को. डन. चलिए, अब जब देखा मैन, तो मैन के बाद मैंने बोला स्टेप 2 पर कहाँ पहुंचोगे? माई पे. माई के आगे क्या लिखा है बेटा? मदर्स. अच्छा, इसकी हमें क्या बना देनी है? मदर. बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूं. दोबारा आपको हमेशा ऐसे ही फॉलो करना है. यहाँ पर आज माई है, कभी योर होगा, कभी हिज होगा, कभी हर होगा. ठीक है.
माई यूज़ किया गया तो जो पर्सन, आपको ये तो पता ही होगा ना कि आप ग्रामर में जो पढ़ते हैं तो इंडिकेट करने के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जो बोल रहा है उसके लिए माई यूज होगा, जो सुनता है उसके लिए यू यूज होगा, योर यूज किया जाएगा तो जो यहाँ पर अगला पर्सन है उसके बारे में बात करेंगे जिसको सुनाया गया है, और थर्ड पर्सन ही शीट का जिसके बारे में बात की जाती है। तो जो बोल रहा है वो माई का है। अगर यहाँ पे हिज हर यूज किया जाता तो वुमेन के लिए यूज करते क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है। और जिसको बोला जाता अगर उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन होती तो योर दी गया होता, इतना सिंपल। तो हमने भी चूज कर लिया माई एक मेल, उसके बाद माई पे चले, माई के आगे लिखा है मदर्स, मदर्स कर दिया। अच्छा मदर्स के आगे क्या लिखा है? फादर्स। तो हमने इसकी मदर बना दी और मदर के आगे क्या मेंशन कर दिया? फादर। यहाँ पर मैं एक चीज ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको, आप देख रहे हो कि मैं एक एक स्टेप बढ़ रहा हूँ और जब मैं जहाँ पे मैंने छोड़ा मैं उसी के आगे कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने माई के आगे उसकी मदर बना दी, उसके मदर के आगे उसका फादर बना दिए, लिंक नहीं छोड़ना है। अच्छा फादर के आगे क्या लिखा है? ओनली सन। अच्छा अब अपन यहाँ पहुंचोगे, इसका ओनली सन का मतलब इस लेडी का वो क्या होने वाला है? भाई होने वाला है। अच्छा इस कंडीशन में आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि बेटा हमने शुरुआत इसकी की थी इससे, और फिलहाल यहाँ पहुंचे हुए हैं यहाँ इसलिए क्योंकि इसी को तो कनेक्ट करना है। अभी तक में यही तो लास्ट पर्सन था। तो मैंने किया क्या? मैंने सबसे पहले कौन बोल रहा है उसकी फोटो बना दी, उसके आगे माई पे चले गए, माई के आगे मदर्स वो बना दिया, मदर्स के आगे फादर वो बना दिया, फादर के आगे ओनली सन वो बना दिया, यहाँ पहुंच गए। अब क्या? अब सर माई से बैकवर्ड चलना है, कैसा चलेंगे? चल लेते, पहुंच गए माई, माई से बैकवर्ड, और ये हमारा थर्ड स्टेप। माई से बैकवर्ड ये ऑफ, शी इज, द, एंड, से कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस ध्यान रखना है कि ये क्या लिखा है? डॉटर लिखा हुआ है। अच्छा इसकी डॉटर, हाँ इसकी डॉटर, ये हमने बना दी, और ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, और ये हो गया इस क्वेश्चन का लास्ट पर्सन। नाउ यू हैव टू चेक इन दोनों का क्या रिलेशन है। यही होता है इंडिकेटिंग फॉर्मेट। चेक, दोबारा रिपीट कर दूं? ठीक है, मैंने क्या लिखा? अ मैन इज स्पीकिंग, मैंने मैन का फोटो बना दिया। उसके बाद कहाँ पहुंच गया? माई, क्योंकि वही पर्सन बोल रहा है। माई के आगे सबसे पहला कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने क्या देखा? मदर्स पे, मदर्स को पहला बना दिया, माई मदर। मदर के आगे क्या लिखा? फादर्स पे दूसरा बना दिया। फादर्स के आगे किसको लिखा? सन को। माई के आगे कंप्लीट। अब क्या? माई से पीछे, माई से पीछे एक मात्र था डॉटर, हमने उसकी डॉटर को बना दिया। अब आप खुद ही डिसाइड करो ना कि इस दोनों का क्या रिलेशन है। इसके मम्मी का भाई मतलब मामा, और मामा की बेटी मतलब सिस्टर, लेकिन सिस्टर कैसी? कजन सिस्टर। समझ आई बात? कैसे सिस्टर? कजन सिस्टर। तो आपका आंसर इस वाले में ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर सिंपल सिस्टर लिखा हो तो नहीं, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? हाउ द पर्सन। अच्छा इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में ना एक वर्ड यूज किया था, हाउ द पर्सन इज रिलेटेड टू द गर्ल। तो रिलेटेड से पहले जो होता है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो हमसे क्या पूछा गया? हाउ द पर्सन, तो ये पर्सन इसको कैसे वो होगा? सिस्टर, सिस्टर ये लगेगी, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या लगेगा? ब्रदर। अब अगर ब्रदर गिवन तो डायरेक्टली करेक्ट करिएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक लिखा गया हो कजिन ब्रदर तो आंसर ध्यान रखिएगा क्या करना पड़ेगा? कजिन ब्रदर। डन। तो आज अपन इसको इतना ही पे छोड़ते हैं। बेसिक कंप्लीट किया, एक क्वेश्चन मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया, आई होप आपको समझ आया होगा। कल मैं पहले इस सेगमेंट के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा के उसके बाद आपको पैसेज बेस्ड सॉल्व कराऊंगा कुछ बेसिक्स, फिर अपन कोडेड सॉल्व करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले ये कि ये तो हमारे रीजनिंग का आप देख रहे हो पीरियड रीजनिंग पे। इसके अलावा मेरा एक चैनल और है जो सिर्फ पीरियड नाम से है, जिसपे मेरे कुछ पॉडकास्ट है। दिल में बहुत सारे लंबे टाइम से छुपी हुई चीज़ें, बात करने का शौक रहता है, तो नए पर्सन्स एवरी वीक एक नई वीडियो डालता हूँ मैं पॉडकास्ट की, उसको देखें। अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, चूंकि मैं बायो का मेंटर हूँ, बायो पढ़ाता रहा हूँ मैं 9th 10th 11th 12th, तो मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। और जो पुराने वीडियोस मेरे पीरियड पे थे बायो वाले, मैंने उसको भी प्राइवेट कर दिया है। नई वीडियोस डाल रहा हूँ और इस बार मैं शॉर्ट्स के फॉर्मेट में डाल रहा हूँ। जैसे 9th का मैंने शुरू किया है, तो 9th का मैंने जो पहला पेज है एनसीईआरटी का, उस एनसीईआरटी से भी मेरे 4 शॉर्ट्स बन रहे हैं। साइंटिस्ट के नाम के बारे में, सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ऐसा अलग अलग में 60 सेकंड में। उसको भी जाके सर्च करिएगा, उसका नाम है पीरियड 9th and 10th। तो टोटल कितने हैं? 3। एक तो पीरियड, दूसरा पीरियड रीजनिंग, और तीसरा पीरियड 9th and 10th। पीरियड 9th 10th में कोई स्पेस नहीं है, पीरियड रीजनिंग में कोई स्पेस नहीं है, पीरियड तो है ही पीरियड। और इतना स्पेसिफाई करके इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब और
लाइक्स की, शेयर कर दें तब तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले वो अपन समझते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि जैसे इस सेगमेंट को पढ़ोगे तो अब 3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि आप ये देख लो कि बोल कौन रहा है उस क्वेश्चन में, द पर्सन हु स्पीक्स इन द क्वेश्चन फर्स्ट। देन आप ढूंढना माई, हिज, हर, योर, उससे अपन चलेंगे फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ, एंड देन अपन उसी से चलेंगे बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, और इजीली सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपके लिए 10 एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, सॉल्व करा देता हूँ, देख लेते हैं। क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड, इस वाले कंडीशन में हमने ये लिख दिया अ गर्ल सेड। तो अ गर्ल सेड तो मतलब सिंपल क्या है कि एक लड़की का कन्फिग्रेशन बना दीजिए। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से मेल एंड सर्कल से फीमेल, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप भी सेम कंडीशन रखें, इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो मन आता है, बट एक साइड याद रखिएगा, है ना, आसान हो जाता है। क्या लिखा है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ओ हो, कितनी बड़ी बातें कह दी है। अच्छा, माई अंकल, ये बताओ इस माई के आगे अंकल लिखा है, अंकल मतलब क्या? अंकल तो दो होते हैं, पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। क्या हो सकता है, पापा का भाई और मामा का भाई। मैं बिल्कुल ही कंफ्यूजन में नहीं रखते हुए आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप 2 सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए। इसके अंकल का मतलब ये हो सकता है कि इसके पापा का भाई, माय अंकल, और इसके अंकल का मतलब ये भी हो सकता है इसके मम्मी का भाई मतलब इसके मामा, एंड दे बोथ आर अंकल्स। एक पापा का भाई वो भी अंकल हो जाएगा, और एक मम्मी का भाई वो भी अंकल हो जाएगा। हो गया दोनों अंकल, हाँ हो गया। अब क्या करें, आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, अंकल से हमने बोला था कि माई पे पहुंच के इसे फॉरवर्ड चलेंगे, फॉरवर्ड चल लिया एक रिलेशन अंकल तक, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। मेक श्योर कि हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपसे यहीं से पूछा जाएगा। अब चलते हैं बैकवर्ड। क्या लिखा है, फादर। हमने इन तीनों में लास्ट कौन बनाया, अंकल। इसका फादर बनाने की बारी आ गई, ये लो इसका फादर बना दिए। यहाँ अंकल पहुंचे थे, इसके फादर बनाने की बारी आ गई, ये लो उसका फादर बना दिया। ठीक है, फादर। फादर से पहले क्या लिखा है, डॉटर। अच्छा, अब इसकी डॉटर मतलब इसकी क्या बनानी पड़ेगी, सिस्टर बनानी पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा, और इसकी डॉटर ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। और मैंने पॉइंटिंग फॉर्मेट में आपको बताया था कि वेरी फर्स्ट यू हैव टू यूज द पर्सन विच इज गिवन ओवर हियर। अगर उस पर्सन का यूज करने के बाद जो आंसर आता है वो ऑप्शन में नहीं तो एक्सटेंडेड यूज करिए, अदरवाइज। क्योंकि कई लोगों के मन में आ सकता है कि सर ये सिस्टर क्यों, इसकी दूसरी सिस्टर बना दीजिए, बना सकते हैं, लेकिन पहले किसका यूज करेंगे, जो ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ भी डॉटर पे पहुंच गए और यहाँ भी डॉटर पे पहुंच गए। अच्छा, डॉटर से पहले क्या लिखा है, सन। इस डॉटर का हमें क्या बनाना पड़ेगा, सन, हमने बना दिया। अच्छा, इस डॉटर का सन मतलब इसका क्या बनाना पड़ेगा, ब्रदर, हमने बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, ये लड़का इससे कैसे कनेक्टेड है। आंसर आप क्या कर दोगे, ब्रदर कर दोगे। ऑल्दो इस क्वेश्चन में आप ये बोल सकते हो कि सर ब्रदर इसमें भी हो गया, ऑल्दो ये कजिन ब्रदर है, ब्रदर इसमें भी हो गया, डायरेक्ट ब्रदर है। लेकिन ज्यादातर लोग जब अंकल सुनते हैं ना, अंकल, तो पेरेंट की तरफ ध्यान जाता है, उनका पापा का भाई। अगर पापा का भाई बनाते और क्वेश्चन में ब्रदर और कजिन दोनों गिवन होता तो हमें कजिन करना पड़ता, इसलिए इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को भी बनाना साथ में जरूरी है। समझ आई बात? चलिए, नहीं समझ आई, एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा बोल रहा है, चलो देखो, बोलने की बारी किसकी है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वाजपेयी सेड। अच्छा, ये वाजपेयी जी कुछ बोलेंगे, ये वो वाजपेयी जी नहीं है, रिस्पेक्टेड अटल बिहारी वाजपेयी, नो, इट वाज जेम। मैंने उसके, सॉरी, उनके मतलब बहुत सारे मैंने वीडियोज उनके देखे, उनकी स्पीच देखी, उनकी पार्लियामेंट में अलग अलग कंट्री में देखे। अभी तो मैंने उनकी देखी थी एक, जब अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के बारे में वो बोल रहे थे, ओहो हो क्या शानदार बोल रखा है, वो जैम लिटरली। चलिए, क्या लिखा है, वाजपेयी बोल रहा है, तो हम वाजपेयी को बना लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, माई पे पहुंच गया। अच्छा, माई के आगे क्या लिखा है, ब्रदर, हमने उसका ब्रदर बना दिया। मेक श्योर हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर, और यहाँ पर किसका नाम है, वाजपेयी का। ठीक है, माई ब्रदर। आगे हमने चलिए, अब चलेंगे पीछे, उसके पीछे क्या है, फादर। यहाँ पहुँच गए थे, इसका बना दीजिए फादर। फादर के आगे क्या लिखा है, ओनली डॉटर। इसकी ओनली डॉटर का मतलब वाजपेयी की
सिस्टर। अच्छा, ओनली डॉटर, और ओनली डॉटर से पहले क्या लिखा है, सन, और इस ओनली डॉटर का हमें क्या बनाना है, सन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। ये वाजपेयी इससे कैसे रिलेटेड है। अच्छा, वाजपेयी के सिस्टर का बेटा है ना। अब आप ध्यान रखो कि आपकी मम्मी का भाई आपको क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। यहाँ पर क्या लगेगा, मामा। आंसर क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको इजिली, नो इशू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग सोनिया आमिर सेज। फर्स्ट टाइम किसी लड़के ने बोला है, क्या बोला है, लेट्स चेक इट आउट। क्या लिखा है, आमिर सेज। अच्छा, आमिर क्या कह रहा है, शी इज द वाइफ ऑफ द ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। जितने बतेरे रिलेशन सपोर्ट कर दिया। अच्छा, आमिर बोल रहा है, ये लो भाई, हमने आमिर की पोजीशन पुट कर दी, डन डन। अब चलते हैं माई मदर, तो आमिर की मदर बना दी, ये लीजिए आमिर की मदर। अच्छा, मदर से पहले क्या लिखा है, ब्रदर, इसका ब्रदर, तो हमने इसका ब्रदर बना दिया, ब्रदर। ब्रदर से पहले क्या लिखा है, नेफ्यू, ओनली, ओ मेक श्योर ओनली ब्रदर, मतलब ये इकलौता भाई है, दूसरा भाई नहीं आ सकता। अच्छा, इसका नेफ्यू मतलब इसके सिस्टर का बेटा है, नेफ्यू, ये खुद आमिर हो गया। अब आप ये कह सकते हो सर कि ब्रदर तो एक ही है, नेफ्यू का मतलब तो ये भी हो सकता है कि इसकी दूसरी बहन हो, इस बहन के अलावा उसका बेटा, वो भी तो नेफ्यू, हाँ होगा। लेकिन मैंने क्या बोला, पहले जो पर्सन अवेलेबल है अपन उसका यूज करेंगे, उससे आंसर ना मिले, ऑप्शन में नहीं गिवन हो, तब एक्सटेंडेड। चलो, तो पहुंच गए नेफ्यू, और नेफ्यू से पहले क्या लिखा है, वाइफ, इसकी वाइफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज सोनिया रिलेटेड टू आमिर। ये जो सोनिया है इसका आमिर से क्या रिलेशन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वाइफ। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। मैं इसमें बहुत सिंपल चीज़ कर रहा हूँ, तीन ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। पहला क्या कर रहा हूँ, पहला मैं ढूंढ रहा हूँ पोल कौन रहा है, दूसरा मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, माई के पास, माई से अपन कहाँ चल रहे हैं, फॉरवर्ड, देन माई से अपन कहाँ चल रहे हैं, बैकवर्ड। ये कंडीशन आप किसी को फॉलो करना है आपको, डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कुछ खास है इसमें, देख लेते हैं। अच्छा, बोल कौन रहा है, बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ पर्सन, दीपक सेड, दीपक ने बोला है। तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं किसका, दीपक का, और ये मैंने मेंशन कर दिया दीपक को। अच्छा, दीपक ने क्या बोला है, हिज ओनली ब्रदर। दीपक किसके बारे में कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, मतलब इस पर्सन के बारे में कह रहा है कि इसका इकलौता भाई, वो जो पर्सन है इकलौता भाई, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा। वैसे नॉर्मली टीचर बताते हैं पीछे से सॉल्व कर लो, आगे से सॉल्व कर लो, डाउट में नहीं रहना, एकदम सिंपल। देखिए, ये जो इज है ना, इसके लेफ्ट का जो पार्ट है उसको सेपरेट बना लीजिए, और ये जो इज है ना, इसके बाद का जो ये पार्ट है उसको सेपरेट बना लीजिए, और दोनों सेपरेट का जो लास्ट पर्सन होगा ना वो हमेशा सेम होगा, एवरी टाइम, 100% केसेस में। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, मैंने दीपक लिख दिया, दीपक अपने बारे में कौन सा वर्ड यूज करेगा, माई यूज करेगा। माई के आगे क्या लिखा है, डॉटर, इसकी मैंने क्या बना दी, डॉटर। डॉटर के आगे क्या लिखा है, फादर, इसके डॉटर का फादर ये खुद हो गया, माई के आगे हो गया, हाँ हो गया। माई से पहले फिर से क्या लिखा है, फादर, मतलब हमें इसका भी क्या बनाना पड़ेगा, फादर, हो गया। और ये लास्ट पर्सन है, तो इसके अंदर मैं स्टार लगा देता हूँ ब्लू कलर, ताकि आपको पता चले कि ये जो इज के राइट में जितनी चीजें हैं मैंने जो उसमें बनाया उसमें ये लास्ट पर्सन है, डन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इज के लेफ्ट वाले में, ये हिज किसके लिए, किसी मेल के लिए यूज कर रखा है भाई, ठीक है। अच्छा, हिज के आगे क्या लिखा है, ओनली ब्रदर, इसके ओनली ब्रदर की बात की हमने, इसको यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हिज है मतलब वो जो पर्सन है उसके लिए, और ये उसके ब्रदर के लिए, और कुछ है क्या, नहीं है सर, खत्म है। तो ये हमारा क्या हो गया, लास्ट पर्सन। और मैंने आपसे क्या बोला था, जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो मेक श्योर कि इस वाले कन्फिग्रेशन में जो लास्ट है और इस वाले कन्फिग्रेशन में जो लास्ट है वो एक्चुअल में एक ही पर्सन है, सेम ही पर्सन है, इनसे सेपरेट किया गया है। तो एक बात बताओ, अगर इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया तो इसका एक भाई है, मतलब हमें इसका एक क्या बनाना पड़ेगा, ब्रदर बनाना पड़ेगा, डन। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू दीपक, ये जो पर्सन है ये दीपक से कैसे रिलेटेड है, तो दीपक के फादर का जो भाई होगा दीपक को क्या लगेगा, अंकल लगेगा। आंसर क्या कर दीजिए, अंकल। एक बार दोबारा सुनो, जब क्वेश्चन नॉर्मल हो
और इज जो वर्ड यूज किया गया हो या तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके राइट में हो या सारी इन्फॉर्मेशन उसके लेफ्ट में हो। तो मैं अभी तक जो आपको बताते आ रहा हूँ कि आप डायरेक्टली ढूंढ लीजिए कि कौन बोल रहा है, उसके बाद अपन चले माई के पोजीशन पर, माई से राइट चले, माई से लेफ्ट चले, कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। लेकिन अगर इस ऐसी जगह पे यूज किया गया हो जिसके लेफ्ट में भी कुछ रिलेशन गिवन हो और राइट में भी, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक टू डिफरेंट कन्फिगरेशन, इज के लेफ्ट का अलग, इज के राइट का अलग। और जब दोनों को मर्ज करने की कंडीशन हो तो मर्ज करने के लिए ध्यान रखिएगा दोनों सेपरेट कन्फिगरेशन का जो लास्ट पर्सन होगा वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। डन। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी। ना बेटा ना, ये गलत हो जाएगा। एक लड़की की तरफ, लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए, संकेत इशारा करते हुए, अ पर्सन सेड, तो हमने एक पर्सन का कन्फिग्रेशन बना दिया। अब क्या लिखा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, इस के राइट का मैं बेटा बनाऊंगा अलग। अच्छा, ये जो पर्सन जो बोल रहा है वो अपने लिए क्या यूज करेगा, माई। क्यों, इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो बोलता है वो अपने लिए आई, मी, माई का यूज करता है। तो ये पर्सन जो बोल रहा है वो अपने लिए क्या यूज करेगा, माई का। माई के आगे क्या यूज कर दिया, वाइफ। ये लो, आपको पता ही होगा, डबल से मैं स्पाउस बनाता हूँ, ये स्क्वायर से मैं मेल बनाता हूँ, सर्कल से मैं फीमेल बनाता हूँ, दैट्स इट। ओके। अच्छा, माई के आगे क्या लिखा है, ब्रदर, तो इसका मैंने भाई बना दिया और इसके अंदर स्टार बना दिया क्योंकि ये पता रहे कि हमने इसी से शुरुआत की। डन। इज के राइट का खत्म, हाँ सर खत्म। अब आते हैं इसके लेफ्ट में। इसके लेफ्ट में हर यूज किया गया। अच्छा, हर किसके लिए, किसी लेडी के लिए। गुड। अच्छा, हर क्या है, क्या लिखा, ओनली ब्रदर, तो भाई मैंने इसका ओनली ब्रदर बना दिया। ठीक है, हर के आगे ओनली ब्रदर था, लिख दिया, खत्म। हर के पीछे क्या लिखा है, सन, इसका क्या बना दिया, सन। और ये बेटा हो गया उस सेगमेंट का लास्ट पर्सन। अब इन दोनों को मर्ज कैसे करें, तो मर्ज करने के लिए ये पर्सन और ये पर्सन दोनों एक है। हुआ क्लियर। अच्छा, इस पर्सन को यहाँ पुट करें तो इसके पापा को पुट करना पड़ेगा, तो इसके हमने पापा को बना दिया। उसके पापा के किसको बनाना पड़ेगा, सिस्टर को। और ये फाइनली जाके हमारा एक कन्फिग्रेशन मर्ज करने के बाद बन गया। आपने देखा होगा मैंने इससे शुरुआत की, माई, माई के आगे लिखा वाइफ, वाइफ के आगे लिखा ओनली ब्रदर, ये कन्फिग्रेशन अलग था। जब मैं पहुंचा हर पे, हर पे क्यों पहुंचना पड़ा, क्योंकि इसके लेफ्ट में है, तो हर के आगे क्या था, हर ओनली ब्रदर, ब्रदर के आगे सन था, वो मैंने सेपरेट बना दिया। दोनों को मर्ज कैसे किया, इसका लास्ट सेम है, तो इन तीनों पर्सन को उठा के यहाँ पुट कर दिया। डन। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द पर्सन, ये जो लेडी है ये इस पर्सन से कैसे रिलेटेड, तो एक बात बताओ, इसकी वाइफ। डन। इसके वाइफ का भाई मतलब सन इन लॉ, सॉरी ब्रदर इन लॉ। उसके फादर क्या लगेंगे, फादर इन लॉ। और ये फादर इन लॉ की कौन है, सिस्टर। तो क्या आंसर में गिवन है, हाँ गिवन है, क्या गिवन है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। इतना सिंपल है, बस यही दो पैटर्न आ सकता है। एक बार दो अलग अलग सेगमेंट में करके बना लेना है जब बीच में इज यूज कर देना है, और एक बार तो डायरेक्टली अपन बना ही रहे उस पैटर्न पे। ठीक है, तो आज के क्लास की बेटा लास्ट क्वेश्चन में आपके लिए लेके आता हूँ पॉइंटिंग फॉर्मेट का। नहीं, पॉइंटिंग तो हो गया खत्म। अब हम किस पे पहुंच रहे हैं, पैसेज पर। ये इजी है, बहुत इजी है। और ज़्यादातर एग्जामिनेशन, अगर मैं बैंक की बात कर लूँ तो प्री में 3 to 4 मार्क्स, मेंस में 4 to 5 मार्क्स, बैंक में कोई भी IBPS, SBI, रीजनल रूरल बैंक, डिफरेंट बैंक्स के होते हैं अलग अलग जितने हैं, क्लर्क की बात करो, एवरीवेयर यू विल हैव टू सॉल्व दिस सेगमेंट। और कई बार मेंस में ना सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन को मर्ज करके दे देते हैं। दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग सेगमेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें एक अच्छी चीज़ होती है कि पॉइंटिंग वाले से इसमें डिफरेंट क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हमें ये मानता हूँ ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करना और इजी हो जाता है। तो अपन करके देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस पर। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ आपके स्पेशल डिमांड पर। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। कैसे, इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि मैं इसको इधर कर पाऊँ, किधर, इधर।
और तब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखा है क्या सबसे पहले? सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी है 8 पर्सन्स। कितने पर्सन्स? 8 पर्सन्स। ठीक है, 8 पर्सन्स आ गए। 8 पर्सन्स का अपने को क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलो भैया, तुमने कहा 8 पर्सन, हम करेंगे 8 पर्सन का। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले बोला है 8 पर्सन्स। कौन कौन से? ये रहे आपके 8 पर्सन। ठीक है, ओके। देयर आर कितने मैरिड कपल? देयर आर 3 मैरिड कपल्स। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे टाइम जब आपके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी कम होगी तो ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है ना क्वेश्चन में, 3 मैरिड कपल, 3 जनरेशंस, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। चलिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? टी इज सिस्टर ऑफ पी। पहली इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दे दी? इन्होंने दे दिया है कि भाई ये जो टी है ना, ये टी है ना, ये टी, इसको यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं। ये जो टी है हमारी, ये टी सिस्टर है किसकी? पी की। डन डन। अच्छा, अब देखना क्या इस पूरे ही पैसेज में टी की इंफॉर्मेशन और कहीं आपको दिख रही है? अगर मैं पूरे पैसेज को पढूं तो हमने इसका यूज कर लिया है, और इसके बाद एक चीज और गिवन है, टी इज मैरिड टू यू हु हैज नो चाइल्ड। इसका मतलब इस टी की यू से शादी करा देंगे, और ध्यान रखेंगे कि यू और टी के नीचे कोई नया बच्चा नहीं आ सकता है, जनरेशन अभी नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने क्या कर दिया? मैंने टी को यहाँ पढ़ लिया, टी को यहाँ पढ़ लिया। इसीलिए बोला जाता है जब पैसेज पढ़ो तो एक नज़र सॉल्यूशन करने से पहले थ्रू आउट द क्वेश्चन डील कर लो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, लाइन को पढ़ा, सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया, और कनेक्टेड अगर टर्म्स नहीं मिलता तो अपन उसमें अटकने लग जाते हैं। ऑल्दो वो भी पैटर्न सही है कि आपको कनेक्टेड पैटर्न्स नहीं मिल रहा, आप साइड में लिखो जंक्शन में, बाद में मर्ज करो, आगे मैं भी हो सकता करूँ ऐसा, लेकिन एक बार पैसेज में पूरा नज़र अगर आप दौड़ा लें तो कनेक्टिविटी थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब टी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक्स इज अनमैरिड में, नहीं इतनी ही है। क्या लिखा है देखो, एक्स एक है और वो जो है वो कैसा है? अनमैरिड मेल है। यहां पर मैं एक्स की पोजीशन इसी भी टी पे पुट कर देता हूं एक्स। इतना पता है कि ये मेल है, और कैसा मेल है? अनमैरिड है, मतलब इसकी शादी नहीं करा सकते। ओके, आर इज ग्रैंडफादर ऑफ एक्स। चलो यहां से हटा लेते हैं, एक्स को नीचे रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा। इस एक्स का ग्रैंडफादर है कौन? आर। इसको यहां पुट कर देते हैं। अलग क्यों रखा है? क्योंकि 3 जनरेशन आ गया है, जनरेशन 3 बनेगा। अब हम इस आर और एक्स को इधर मर्ज करेंगे कहीं भी। ठीक है, W इज फादर ऑफ यू। एक नया पर्सन आ गया, एक नया पर्सन आ गया जिसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई कि बेटा ये जो W है किसका फादर है। इतना अपन क्यों जा रहे हैं लंबा? हमने इसको क्यों लिखा है? लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो U ऑलरेडी है। W किसका फादर है? U का। W को U का फादर बना दिया। ठीक है, अच्छा कितने पर्सन कनेक्ट होगा? 1 2 3 4। R और X की पोजीशन इसमें पुट करनी है, एंड देन प्रोबेबली वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आगे क्या लिखा है? Q is daughter in law of S who is not married to W। अच्छा सुनो, Q के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि Q is daughter in law of S। Q किसकी डॉटर इन लॉ है? S की। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है कि S का कोई बेटा होगा और उससे किसकी शादी होगी? Q की। ये इंफॉर्मेशन हमें पुट करना है इसमें, एंड मेक श्योर S who is not married to W, ये जो S है ना उसकी शादी W से नहीं हुई है। अच्छा, ओवरऑल अगर कॉन्फ़िगरेशन में देखूं, S की शादी W से नहीं हुई है, S की शादी Q से नहीं हो सकती, S की शादी U और T से नहीं हो सकती, X ऑलरेडी अनमैरिड है, तो X की शादी किससे पॉसिबल है? क्या P से पॉसिबल है? सॉरी, S की शादी किससे पॉसिबल है? P से। हाँ सर, पॉसिबल है। अच्छा, अगर S की शादी P से अपन कराते हो, क्या P से करा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, पी से नहीं करा सकते। वेट वेट, होल्ड होल्ड अ मिनट, होल्ड अ मिनट। एस की शादी पी से नहीं करा सकते, एस की शादी डिफरेंट कराएंगे। अभी थोड़ा सा वेट रखिए। आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा है क्यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस हु इज नॉट मैरिड टू डब्ल्यू। डब्ल्यू से मैरिड नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब इसी को अपने को मर्ज करना है। अच्छा एक बात बताओ, पहले ये बताओ, क्या क्यू भी मैरिड है? हाँ है। एक बात बताओ, अगर क्यू की शादी मैंने किससे करा दी? पी से, तो हमारे पास पी का जेंडर क्लियर हो जाएगा और क्यू का ऑलरेडी क्लियर है। और अगर Q की पोजीशन यहाँ रख दी तो क्या ये वाली पोजीशन, सॉरी ये वाली पोजीशन क्या S के लिए हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। डन, बिल्कुल हो जाएगा। अब बचा कौन? T
और x की पोजीशन। अच्छा क्या t की सॉरी r और x, क्या r की शादी w से करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्यों, दोनों मेल है ना, तो r की शादी यहाँ करा देते हैं। यहाँ पर किसको पुट कर दिया? मेल को। यहाँ पर किसको कर दिया? फीमेल को। अच्छा जब हमने ये दोनों बनाया तो इसके नीचे x भी तो लाना पड़ेगा, x मेल है, ये हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा? हु अमंग द फॉलोइंग इज नेफ्यू ऑफ t? t का नेफ्यू कौन सा है? t का नेफ्यू, यस, हु इज दिस? x। बहुत मुश्किल नहीं था बट थोड़ा ठीक था क्वेश्चन। हाँ आप इसको, मेरे को लगता है कि पेपर टाइम में अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं आपसे तो आपको 2 मिनट में कर देना चाहिए इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या और क्वेश्चन है? हाँ है, एक और ट्राई करता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ आपके सामने तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? मेरा बेसिक पर्पस होता है कि आप जिस पैटर्न से सॉल्व कर रहे हो अगर उससे कम टाइम लग रहा है देन वेल एंड गुड, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका पैटर्न और मेरे पैटर्न में डिफरेंस है और मेरे पैटर्न से कम टाइम लगता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती इस पैटर्न को फॉलो करना। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे हम दोनों का टारगेट एक है, आपका रिजल्ट। समझ रहे बात? और रिजल्ट के लिए कुछ भी करना चाहिए पढ़ाई में। आइए देखते हैं क्या लिखा है। 7 पर्सन आर देयर इन अ फैमिली विद 2 जनरेशन। पर्सन 7 है लेकिन जनरेशन कितने हैं? 2 ही है। S इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Z। अच्छा Z की सिस्टर इन लॉ है, देख लेते हैं। हु इज अनमैरिड फीमेल? ऑल राइट, Z के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दिया है कि ये फीमेल है, अनमैरिड है। अच्छा और S उसकी सिस्टर इन लॉ है। अच्छा S उसकी सिस्टर इन लॉ के 2-3 रिलेशन बन सकते हैं। पहला तो ये अनमैरिड है तो एक तो ये हो सकता है कि इसके ब्रदर की शादी किससे हो गई हो? S से। सिस्टर इन लॉ हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। क्या एक ही अज्यूम करके चलें? लेट्स अज्यूम, देख लेते हैं। अच्छा दूसरे सिस्टर इन लॉ क्या और पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसा? एक ये उसकी भाभी बना दी, अब इसकी ननद तो बन ही नहीं सकती, लेकिन दूसरा अगर अज्यूम करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी सिस्टर, उसके हस्बैंड, उसका भाई, उसकी सिस्टर, इतना लंबा नहीं चलते हैं तो सिंपल सा रखते हैं, उसके सिस्टर इन लॉ जेड हु इज अनमैरिड। टी इज द फादर ऑफ ओ एंड जेड। अच्छा टी जो है वो फादर है किसका? किसका फादर है टी? ओ का भी और जेड का भी। क्या ओ की पोजीशन यहां पुट कर सकते थे? कर सकते हैं तो कर ही देते हैं, बाद में चेक करेंगे डिफरेंस आएगा तो। ऑलराइट। N इज द सिस्टर ऑफ V एंड मदर इन लॉ ऑफ S। अच्छा S की मदर इन लॉ है, इसका मतलब S की शादी किससे करानी पड़ेगी? T से। मदर इन लॉ करा दिए, S के हस्बैंड का फादर इन लॉ, उसकी मदर इन लॉ। T इज द फादर हो गया क्या? N इज द सिस्टर ऑफ V एंड मदर इन लॉ ऑफ S। वेट यहाँ भी S N के बारे में बात की गई है। N क्या है? मदर इन लॉ है किसकी? S की। अच्छा N के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, N इज सिस्टर ऑफ V, तो इसकी एक सिस्टर भी बना देते हैं V। 7 में से कितने परसेंट पुट हो गए? 6 परसेंट पुट हो गए। क्या इजीली पुट कर दिया? हाँ कर दिया। अब क्या करें देख लीजिए। आगे लिखा है W इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ O। O का ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब शायद इसकी जिससे शादी हुई है उसका भाई, ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। हाँ हो जाएगा। क्या बनेगा? साला बनेगा। द नंबर ऑफ मेल्स इन मोर देन दैट ऑफ फीमेल। मेल ज़्यादा है फीमेल से और इस कन्फिगर है द नंबर ऑफ मेल्स इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स। हमने तो फीमेल ही ज़्यादा बना दिया है। 1 2 3। हाउ इज वी रिलेटेड टू जेड? आंट। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 7 पर्सन इन द फैमिली विद 2 जनरेशन। S इज सिस्टर इन लॉ ऑफ Z। S को सिस्टर इन लॉ बना दिया, मतलब एक लेडी 100% डन। हु इज अनमैरिड फीमेल? Z अनमैरिड है और हु यूज किया गया है तो Z को रिप्रेजेंट किया गया, मतलब दोनों फीमेल है, करेक्ट है। T इज द फादर ऑफ O एंड Z। T फादर है किसका? O और Z का, क्लियर पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। N इज द सिस्टर ऑफ V। N सिस्टर है किसकी? V की। एंड मदर इन लॉ ऑफ S, और N मदर इन लॉ S की, ठीक है। ऑल राइट। N सिस्टर है V की, V का जेंडर क्लियर नहीं था और चूंकि मेल ज़्यादा बनाना था इसलिए हमें V को क्या बनाना पड़ेगा? मेल बनाना पड़ेगा। ये फंबल था मेरे एंड से। ऑलराइट। द नंबर ऑफ मेल्स इन इज मोर देन, अब हमने क्लियर कर लिया। हाउ V इज रिलेटेड टू Z। V कैसे रिलेटेड है तो चेक कर लो। इस V का Z से क्या रिलेशन होने वाला है? V हो जाएगा उसके अंकल। कैसा अंकल? Z के पापा
की वाइफ यानी कि जेड की मम्मी, और मम्मी का भाई मतलब मामा, सो क्या हो जाएगा मामा। ऑलराइट, डन। आई होप अभी तक चीजें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं कोडेड पार्ट के ब्लड रिलेशन पे। इसमें है क्या समझो। सुनो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता या जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आपने सब पढ़ लिया है। ब्लड रिलेशन में जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपको क्या बोला था, एक होता है पॉइंटिंग फॉर्मेट्स, बिल्कुल बताया था। चलो, दूसरा होता है पैसेज बेस्ड पे। पॉइंटिंग फॉर्मेट में क्या था, अ पर्सन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ एंड सेज दिस ब्ला ब्ला ब्ला। पैसेज में क्या था, देयर आर 8 पर्सन इन अ फैमिली, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एज फादर ऑफ बी, एज मदर ऑफ डी एंड सो हाउ, उसको कनेक्ट करना पड़ता। तो ये तीसरा फॉर्मेट है, इन्फॉर्मेशन सारी अभी भी वही है, बस क्या किया गया है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ और अगर हम लिखते थे कि ए इज फादर ऑफ बी, उसको यहाँ पर कुछ कोड लैंग्वेज दे दिया होगा, हो सकता है ऐसा लिख दे $B और $= फादर। ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जहां कहीं भी साइन है, चलो क्वेश्चन से ही बताता हूँ, जैसे क्या लिखा है, ए मल्टीप्लीकेशन बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका रिलेशन गिवन है। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो साइन गिवन है, इसके पहले जो पर्सन है उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, ए इज मदर ऑफ बी। बी क्या है, सन या डॉटर, कोई इंफॉर्मेशन बी के जेंडर की फिलहाल तो नहीं दी गई। देन क्या सब में वैसा ही है, लिखा है -A-B और मीन्स क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, फिर से एक ही इंफॉर्मेशन दे दी गई, ए ब्रदर है बी का, मतलब इन दोनों ही इंफॉर्मेशन में, इनफैक्ट आगे भी आप देखोगे तो चारों इंफॉर्मेशन में जो साइन पुट किया गया उसके पहले जो पर्सन है उसकी इंफॉर्मेशन दी गई। कई बार जो साइन पुट किया जाएगा उसके बाद की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, बाद वाले पर्सन का। तो ध्यान रखना, साइन के पहले जो पर्सन है हमारे पास, यहाँ पर रिलेशन भी उसी का क्लियर हो रहा है और जेंडर भी ज़्यादातर उसी का क्लियर हो रहा है। बस एक रिलेशन होता है वाइफ और हस्बैंड का, अगर लिख दे ए इज वाइफ ऑफ बी तो अपने आप ही दूसरे का जेंडर क्लियर हो जाता है। उस तरीके से अगर लिख दे ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तब भी दूसरे का जेंडर क्लियर हो जाता है, होता है ना, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिलहाल वैसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते ही उस पर टूट पड़े और कुछ भी बनाना शुरू कर दे, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें गिवन क्या है समझो, एक एक्सप्रेशन दे दिया और आपसे पूछा गया कि ये रिलेशंस फाइंड करें, इसमें से कौन सा करेक्ट है। डन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें एक रिलेशन ऊपर दे देगा और नीचे 1 2 3 4 डिफरेंट 4 तरीके के आपको क्या दे दिए जाएंगे, एक्सप्रेशन दे दिए जाएंगे, और पूछेगा कि आप कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा हो जाता है कि एक्सप्रेशन गिवन है, यानी कि जो साइन कोड वाला जो मेंशन किया गया ये दिया गया और आपको रिलेशन चेकआउट करना है, और एक में रिलेशन दे दिया गया और साइन आपको चेकआउट करना। दोनों पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल ही इजिली अपन कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो रिलेशन पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा ट्रू है। इसको बनाने के लिए पहले इसको चेक करना पड़ेगा। लिखा क्या है, m इंटू एन। इंटू का क्या मतलब है, a इज मदर ऑफ b, इसका मतलब कह रहा है कि m इज मदर ऑफ n। तो हम यहाँ पर हमने बना दिया इस m को मदर और किसकी बना दिया, n की। अच्छा, इस सेगमेंट को बनाते बनाते ही मेरा यहाँ पे नजर गया था, क्या लिखा, m इज फादर, ये तो पहले ही बेटा गलत हो गया। समझ आया क्यों गलत, क्योंकि हमने एम को क्या बना दिया है, फीमेल, तो मेल तो पॉसिबल ही नहीं। आगे चल लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा, एन प्लस आर। प्लस का क्या मीनिंग है, प्लस मीन गिवन है ए इज सिस्टर ऑफ बी, बेसिकली कह रहा है एन इज सिस्टर ऑफ आर। तो ये जो एन है ना, ये सिस्टर है किसकी, आर की। आपको मैंने बता रखा है कि मैं सर्कल से क्या बताता हूँ, जेंडर क्लियर करता हूँ, किसका, फीमेल का, स्क्वायर से किसका, मेल का। अगर ये एक इक्वल अपन लेके चल रहे होते हैं, सेम रो में लेके चल रहे होते हैं, सिंगल लाइन है तो सिबलिंग्स का, ब्रदर एंड सिस्टर, और अगर डबल लाइन होता तो स्पाउस का, आपको पता है। अच्छा, अब क्या लिखा, आर डिवीजन टी, और डिवीजन का क्या मतलब गिवन है, फादर। तो क्या लिखा, आर इज फादर ऑफ टी, ये जो आर है ये फादर है किसका, टी का। इतना हमने क्लियर कर दिया। अब आते, पहला तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया था। दूसरा क्या लिखा गया है, एन इज आंट ऑफ टी, क्या एन आंट है टी की, यस। समझो, क्या एन लेडी है, हाँ है। क्या टी के पापा की बहन है, हाँ है। पापा की बहन क्या लगती है, हिंदी में अगर बोले तो शायद मासी बोलते हैं, क्या नहीं बुआ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी तो बोलते हैं। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें टी का तो जेंडर क्लियर ही नहीं, टी का जेंडर अपने को चाहिए भी नहीं।
क्या पूछा है? पूछा गया है एन इज आंट ऑफ टी, क्या एन आंट है? क्या एन का जेंडर क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आंट होने के लिए क्या होना चाहिए? फीमेल। क्या है? हाँ सर वो भी गिवन, वो भी करेक्ट। चल आगे चल लेते हैं। टी इज सिस्टर, क्या टी का जेंडर क्लियर है? नहीं, एलिमिनेट कर दो। एम इज ग्रैंडफादर, एलिमिनेट कर दो। नन ऑफ दीज, एलिमिनेट कर दो क्योंकि एक आपका करेक्ट है। समझ आया? बहुत सिंपल होता है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है? देखो एक बार ध्यान से देखो क्या लिखा है। अभी तक सेम करनी, अच्छा आ गया ना सेकंड पैटर्न का, यही है। क्या लिखा है? क्यू इज ब्रदर ऑफ टी। अब समझो देखो, इसमें ना कई सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दो पैटर्न तो मैं ही आपको बता दूंगा। एक तो ये कि आप इसका डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर फाइंड करते चलो और फिर इसको चेकआउट कर लो। आप चेक कर लोगे कि हाँ भाई एक का एक्सप्रेशन हमने इसको स्ट्रक्चर में फ्रेम कर लिया, क्या क्यू ब्रदर लग रहा है, हम देख लेंगे, अगर होगा तो कर देंगे। लेकिन मैं पहले शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कैसा, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, Q इज ब्रदर ऑफ T। Q अगर ब्रदर होगा इसका मतलब Q मेल होना चाहिए और ये कन्फिग्रेशन होगा। क्या ये होगा? खुद सोचो होगा क्या? 100% है ना। Q ब्रदर ऑफ T। T का जेंडर क्लियर है? नहीं। अच्छा, अब Q को ब्रदर बनाने के लिए Q को मेल बनाना पड़ेगा, और मेल बनाने के लिए Q के बाद कौन कौन सा साइन चाहिए? एक तो ब्रदर है, इसका मतलब Q के बाद माइनस साइन चाहिए, और मेल बनाने के लिए एक बार फादर भी। लेकिन अपने को ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? माइनस की है। हमें चेक करना पड़ेगा क्या Q के बाद माइनस है। अच्छा, क्या Q के बाद कोई साइन है? नहीं, Q का जेंडर ही क्लियर नहीं होगा। क्या Q के बाद कोई साइन है? नहीं, Q का जेंडर ही क्लियर नहीं होगा। क्या Q के बाद माइनस है? हाँ है ना। क्या Q के बाद माइनस है? हाँ है ना। मतलब अब अपने पास दो ऑप्शन बचे। ऑल्दो मैं इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन अब अपने पास कितने बचे? ओनली 2 ऑप्शंस। सो यू हैव टू चेक आउट नाउ विद इन। चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा, वाई डिवीजन क्यू, डिवीजन का क्या मतलब है जल्दी देख लेते हैं। डिवीजन का मतलब है फादर। तो बेटा ये जो वाई है ना, ये फादर है किसका? मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो वाई है ना, ये जो वाई हमने बनाया है, ये फादर है किसका? क्यू का। अच्छा, माइनस का क्या मतलब गिवन है? क्यू माइनस। माइनस का मतलब है क्या? ब्रदर। क्या क्यू ब्रदर है? ठीक है, हाँ है। हो गया ना, पहला तो वैसे ही क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरे में भी क्यू के बाद माइनस है, लेकिन ये जो टी है क्या, इसको चेक करना है। चेक कर लेते हैं। टी डिवीजन क्यू, डिवीजन का क्या मतलब? फादर। बेटा इसमें टी फादर हो गया क्यू का, मतलब इसको भी अपन एलिमिनेट देखते ही कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा क्या क्यू के बाद माइनस है तो मैं आपको चेक करके बताऊं, बट आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। समझ आया? मतलब सिंपली ये बता रहा हूं मैं कि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर, चारों के 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं ना? यस। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट सपोज अगर इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन था, इसमें क्यू इज ब्रदर लिख दिया। अगर लिख देता मान लो ऐसा, क्यू इज मैटरनल अंकल ऑफ टी। क्या? मैटरनल अंकल ऑफ टी। मैटरनल अंकल होने के लिए क्यू को क्या बनाना पड़ेगा? मेल बनाना पड़ेगा। और टी का मैटरनल अंकल है, इसका मतलब टी के मम्मी का भाई है। समझ रहे? तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या ढूंढोगे? पहले क्यू को मेल बनाओगे, फिर देखोगे मैटरनल अंकल मतलब टी की मम्मी का होना, मतलब उस क्वेश्चन में मदर का रिलेशन गिवन होना जरूरी है। क्या इसमें गिवन है? हाँ है, चेक कर लेते है ना। उसके बाद देखना पड़ता कि क्या टी की मदर और क्यू में भाई बहन का रिश्ता है? हाँ है। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स है, शॉर्ट्स, जिसका यूज करके आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हो। आपको कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रहा है। कैसा कह रहा है? साइन तो अभी भी वही है क्या? यस, सेम साइन है। तो चेक कर लो क्या लिखा है। एम माइनस क्यू माइनस डी, जो भी लिखा है सबको लिख लेते हैं, बना देते हैं, चेक करते हैं। मैं थर्ड क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। क्या लिखा है? माइनस मीन्स क्या गिवन है? ब्रदर। कौन ब्रदर है भैया? एम ब्रदर है। किसका ब्रदर है? क्यू का। क्यू के बाद क्या लिखा है? फिर से क्यू के बाद माइनस है डी। क्यू भी ब्रदर है किसका? डी का, वो भी कर दिया। अच्छा, डी डिवीजन एफ, डिवीजन का क्या मतलब है? फादर। ये जो डी है ये फादर है किसका? एफ का। एफ प्लस सी, प्लस का क्या मतलब है? सिस्टर। एफ सिस्टर है किसकी? सी की। क्या सी का जेंडर क्लियर हुआ? नहीं। क्या कर पाएंगे? फिलहाल तो नहीं। तो चेक कर लो आंसर क्या है।
आंसर में क्या कह रहा है, आंसर में कह रहा है सी इज डॉटर ऑफ, सी का जेंडर ही क्लियर नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते। और वैसे भी जनरेशन सेम है, डॉटर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या तो ब्रदर या सिस्टर है ना। नेक्स्ट, एफ इज नीस ऑफ सी, एफ और सी सेम इसमें जनरेशन में, नीस नेफ्यू का चक्कर ही नहीं है। क्या लिखा है, सी इज सिस्टर ऑफ एफ, क्या सी सिस्टर एफ की, देखो हो सकती है बट चूंकि जेंडर क्लियर नहीं तो हम 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकते। डी इज फादर ऑफ एम, क्या डी फादर एम का, नहीं भाई सेम जनरेशन में नहीं हो सकते, नन ऑफ दी, सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। समझ आए। अब सुनो, कई सारे बच्चे इस पे आके कंफ्यूज हो जाओगे, तो मेरे को मालूम है सी, सर सी हो तो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन क्या आप श्योर हो, नहीं, तो जबरदस्ती की श्योरिटी लेने की जरूरत नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन उतना आंसर, जितना बताया गया हो उतना ही आपको भी बताना हो, एक्स्ट्रा बताओगे लफड़े में फंस जाओगे। अब जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये मैं मेंस वाले सेक्शन से लेके आया, अभी तो मैंने इजी वाले आपको सॉल्व करा दिए। ये बेटा बैंकिंग में पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा और हिला देगा, इतना खतरनाक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए करें क्या, क्या कुछ नहीं, कैसे देखो, सिंपल, बस इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है। डर, क्या लिखा है, सारी चीजें सेम है क्या पहले क्वेश्चन में, हाँ, क्या इसको देखने की जरूरत है ना, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन यहाँ की मैंने, क्या लिखा है पहले इसको देख लो। ए, बस इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा दे दी है ना। क्या लिखा, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, ए और एफ का रिलेशन पूछा गया। अच्छा, ए एट द रेट बी, एट द रेट कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन, क्या लिखा है, देखो यही बताया था। इसमें क्या लिखा है, क्यू इज द चाइल्ड ऑफ पी, इसमें सेकंड की इंफॉर्मेशन दे दी कि सेकंड चाइल्ड है किसका, पी का। देखो कितना दिमाग लगाया है, इसका मतलब पी फादर भी हो सकता है और पी मदर भी हो सकती है। क्यू चाइल्ड है तो क्यू सन भी हो सकता है और क्यू डॉटर भी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सेम लिखा है ए एट द रेट बी, इसका मतलब ये जो बी है बेटा, ये जो बी है ये चाइल्ड है किसका, ए का। बट होशियारी ये दिखाइए कि जो इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने उसमें ना तो ए का जेंडर क्लियर हुआ और ना ही बी का, बस जनरेशन पता चल गया कि ए इधर फादर और मदर, बी इधर सन और डॉटर। आगे चल लो, आगे क्या कह रहा है, बी स्टार डी। अच्छा स्टार कहाँ लिखा है, स्टार ये लिखा है, क्या लिखा है, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। इसमें देखो, इसमें फिर से क्या, पहले वाले की इंफॉर्मेशन दे दी, पहले के बारे में बता दिया, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। तो चलो, अच्छा अब इसका मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि ये जो बी है ना, ये हस्बैंड है किसका, डी का। तो इस बी को हमने हस्बैंड बना दिया किसका, डी का। और अगर हस्बैंड पता चल गया तो वाइफ तो अपने आप ही पता चल जाता है, कर लिया क्लियर। अब क्या लिखा है, डी एंड जी, एंड का मतलब ढूंढो, ढूंढो जल्दी ढूंढो, ये रहा एंड, फिर से देखो, फिर से दूसरा दे दिया। अब किसकी इंफॉर्मेशन दी गई, क्यू की, यानी कि सेकंड पर्सन। क्या लिखा है, क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, डी एंड जी में, कि ये जो जी है बेटा ये डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की। अब सुनो, अगर आप कोई लड़की हो देख रहे हो वीडियो, आप अगर डॉटर इन लॉ बनोगी किसी की, तो मतलब सिंपल किसी के बेटे की वाइफ बनोगी, या आपकी जिससे शादी होगी उसके पापा या उसके मम्मी को आप क्या लगोगे, डॉटर इन लॉ लगोगे। अच्छा, अगर एक बात बताओ, अगर जी डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी का या सन बनाना पड़ेगा, और सन से किसकी शादी करानी पड़ेगी, जी की। हमने ये जी को डॉटर इन लॉ बना दिया, देखा है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। बस डेटा इन्होंने अपने एंड से पूरी कोशिश करी है घुमा फिरा कर देने का, लेकिन हम मिलके ऐसा काम करेंगे कि इनके घुमाओ फिराओ सबको स्ट्रेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ रखा है। लेट्स गो। अच्छा, अब जी परसेंटेज, ही परसेंटेज कहाँ गिवन, ये गिवन, क्या लिखा, पी इज द वाइफ ऑफ यू। देखो फिर से इन्फॉर्मेशन दे दिया, पहला कह रहा है क्या, जी इज द वाइफ ऑफ ई। ये जो जी है ना, ये ई की वाइफ है, तो बेसिकली आपसे बोला गया है कि डी के सन को बना दो किसका, ई। अच्छा, अब क्या लिखा है, ई डॉलर एफ, डॉलर कहाँ लिखा गया, डॉलर इधर है। क्या लिखा है, पी इज एल्डर देन क्यू। देखो पहले की इंफॉर्मेशन दी गई है, ये जो फर्स्ट है ना ये एल्डर है किससे, क्यू से। रिलेशन में क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ बड़ा और छोटे के बारे में बताया गया है। तो क्या लिखा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ई डॉलर एफ। तो क्या कह रहा है आपसे, ई बड़ा है एफ से। अच्छा, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में इस ई को बड़ा करना है एफ से, ई इज ग्रेटर देन एफ,
पॉसिबल है कि ई अपर जनरेशन में और एफ लोअर जनरेशन में चला जाए अपने ही ई बड़ा हो जाएगा, या हो सकता है सेम जनरेशन में हो लेकिन ई बड़ा हो। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है, एफ हैश डी, और हैश का मतलब क्या लिखा है, P इज द सन ऑफ Q, लिखा है F जो है वो सन है किसका, D का सन, मतलब इस F का D का सन हो गया F और E का क्या हो गया, भाई हो गया। लेकिन ध्यान रखिए कि E बड़ा होगा और F छोटा होगा। E बड़ा होगा, देखो कितनी कोशिश कर ली इन्होंने, पूरा दिमाग लगा लिया, घुमा दे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बट नो, वी आर एट द यू नो राइट प्लेस, कि हम कोई भी लॉजिक दे दे, कितना भी तगड़ा दे दे, कैसा भी दे दे, उस सबको सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली पता की बात बता रहा हूँ, कई सारे तो टीचर्स ही अटक जाते हैं, कई सारे तो ऐसे भगवान टीचर मैंने देखे हैं लॉजिकल रीजनिंग के, जो ये कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग कुछ होता भी है। उनको तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि SBI के 35 में से 35 मैंने अटेम्प्ट कर दिए, और वो रीजनिंग मानते क्या है ये समझ लो, रीजनिंग मानते हैं कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग मानते हैं ब्लड रिलेशन, रीजनिंग मानते हैं कैलेंडर, रीजनिंग मानते हैं क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, रीजनिंग मानते हैं वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। और तो सुनो, कोडिंग डिकोडिंग में अगर चले जाए तो कोडिंग डिकोडिंग में लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को रीजनिंग मानते हैं। वहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग, लॉजिकल, क्लॉक बेस्ड, बाइनरी कोडिंग जो अपन पढ़ाते हैं, उन सब का तो पता ही नहीं है, बिल्कुल ही जानकारी नहीं। फिर भी मैं हूँ, ये कंडीशन है। अपग्रेड नहीं करना चाहते, टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ लो, अपग्रेड कर लो, पूरी दुनिया आपकी है। ये नहीं कि आप जहाँ हो आप वहीं खड़े रहो, क्या करो, आप जहाँ हो आप वहीं खड़े रहो, और आपके आगे जो लोग हैं जिसको थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी, क्योंकि टाइम दे रहा पढ़ रहा है, उसको खींचते रहो। तुम मेरे लेवल पे रहो, मैं तुम्हारे लेवल पे नहीं आऊँगा। क्या पूछा, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब ये जो ए है इसका डी से क्या रिलेटेड है, मेरे को इस ओवरऑल इंफॉर्मेशन में बताओ, क्या ए का जेंडर क्लियर हुआ, नहीं, तो आंसर क्या करोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पहला। दूसरा, एक स्ट्रक्चर हमने फ्रेम कर लिया, इस पे बेस्ड आपको 2-3 क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस स्ट्रक्चर में जो इंफॉर्मेशन हमसे पूछा गया था, क्या उसमें इस पूरे को सॉल्व करने की जरूरत थी। क्या पूछा गया, हाउ ए इज रिलेटेड, रिलेटेड से जो पहले है उसकी इन्फो, क्या ए का जेंडर क्लियर हुआ, नहीं, क्या हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, यस। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसमें जो ये जो चाइल्ड लिख दिया है, ये जो बड़ा छोटा लिख दिया है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको सही से सॉल्व करना सीख लो, समझ रहे हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का रहेगा लास्ट क्वेश्चन, इसको हम करेंगे सॉल्व। क्या सेम है सारी चीजें, हाँ सेम है। क्या स्ट्रक्चर पीछे वाले से मैच करता हुआ है, ऑलमोस्ट है, देख लेते हैं। क्या लिखा, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। अब ई का पूछा गया है, अच्छा ए एट द रेट मीन्स क्या है, एट द रेट, पहले एक बार नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखा, ए एट द रेट बी, और एट द रेट का क्या मतलब था, क्यू इज द चाइल्ड ऑफ पी, पी मदर फादर, कुछ भी हो सकता है, हाँ ठीक है। चलिए, ए एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब हमने लिख दिया है चाइल्ड, किसके बारे में, दूसरों। क्या लिखा है कि बेटा ये जो सी है ना, ये चाइल्ड है किसका, ए का। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली फिर से इस कन्फिग्रेशन में भी ए का जेंडर क्लियर नहीं होने वाला है। अब आगे क्या लिखा है, सी स्टार डी, स्टार का मतलब क्या लिखा है, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ये जो सी है ये हस्बैंड है किसका, डी का, सी इज हस्बैंड ऑफ डी, मतलब सी मेल और डी फीमेल। उसके बाद क्या लिखा है, डी एंड ई, एंड कहाँ है, यहाँ, एंड का मतलब क्या, क्यू इज डॉटर इन लॉ, तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है कि डी इज डॉटर इन लॉ, वेट 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 वेट, क्यू इज डॉटर इन लॉ पी, नो 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 नो, ई इज डॉटर इन लॉ डी, तो डी का अपन क्या बनाएंगे, सन, और इसकी डॉटर इन लॉ किसको बना दे, ई को। क्या इसके आगे पढ़े ना, इतना ही छोड़ दो। क्या पूछा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू, ये ई जो है ए से कैसे रिलेटेड, अच्छा देखो थर्ड जनरेशन में है नीचे, थर्ड जनरेशन में हो गया तो ग्रैंड डॉटर तो वैसे ही हो गई, लेडी है, क्या इन लॉज में है, यस, क्या आंसर हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। इतना सिंपल होता है, डन। देखो आप भी कोशिश करो 5-10 क्वेश्चन लगाने का अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन अगर आप एक सेगमेंट का रीजनिंग में लगा दो तो आप यूज टू होने लग जाओगे, आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर बात रही कि कम टाइम में कैसे। अब देखो, कम टाइम में आंसर निकालने के लिए मैंने आपको कई बार एक चीज़ शेयर की है,
आजकल बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उनका जो टाइम रहता है उस टाइम के बेसिस पे सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। मेरे को 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, 20 मिनट में हम 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसमें से भी 10 गलत हो जा रहा है। उस सेगमेंट को मत पकड़िए। इफ़ यू आर स्टार्टिंग, आप बस ये करें, पहले ऑफलाइन सेट लगाना शुरू करें, पेपर बुक खरीद ले मार्केट से, वो लगाना शुरू करें। टारगेट रखें कि 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टाइम 50 मिनट्स लगता हो लग जाने दो। डन। फिर उस टाइम को कम करिए, पहले एक्यूरेसी मेंटेन करिए, पहले 35 में 35 अटेम्प्ट करें, कोशिश करिए 35 में 35 करेक्ट करें। टाइम 1 आवर भी लग रहा हो तो लगने दो। फिर उस टाइम को कम करें, 10 मिनट्स, 50 मिनट्स में, फिर करें 40 मिनट्स में, फिर करें 30 मिनट्स में, फिर कर ले अपन 20 मिनट्स में। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर 20 मिनट्स में आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 25 to 30 अटेम्प्ट कर रहे हो, और अगर वो 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, कोई रोक नहीं सकता आपका रिजल्ट। समझ रहे? तो डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को उस स्पीड में चलने की कोशिश ना करें। ज़्यादा तेज चलना ज़रूरी है, समय के साथ चलना ज़रूरी है, लेकिन पहले उसको समझ लेना ताकि चलते हुए आप गिर ना जाओ, डाउट्स है अटक ना जाओ, पेपर में टफ आ जाए पढ़े ना रह जाओ कि दूसरा भी जो आ रहा है वो भी छूट जाए। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको ये प्रोसेस बेटा अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ट्राई करते हैं मिलके, अपन कोशिश तो कर ही रहे हैं। ये सी सेट का जो लॉजिकल पार्ट था ये लास्ट आज कंप्लीट होता है। अब मैं इसमें जो पैसेज है, पैसेज आपको कल से कराना शुरू करूंगा, तो कल से पैसेजेज आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो क्लैट वाला सेगमेंट है वो हमारा एक तरफ चलता ही रहेगा, दूसरी तरफ जो बैंकिंग वाला है। तो बेसिकली हम 3 चीज़ें कर रहे हैं, सी सेट का अलग चल रहा है, बैंकिंग का रीजनिंग अलग चल रहा है, और क्लैट वाला अलग चल रहा है, वो टाइम से आता रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं, फ्री में आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैंने शुरू में भी बोला था कि बस एक ही कोशिश है कि मेरी वजह से अगर एक नंबर भी आपका बढ़ जाता तो अपने को तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि मैं आज भी कहीं ना कहीं एक चीज़ सी है ज़िंदगी में कि मैं वो नहीं कर पाया जो करना चाहता था, ठीक है। और यकीन मानोगे, कभी दिखाऊंगा, बहुत सारे बतेरे पेपर दिए, रिटेन प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू पता नहीं क्या होता था। खैर वो बात की चीज़ है। कभी मार्क्स और मार्कशीट जो IBPS देती थी वो शो करेंगे आपके सामने, दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही। खुश रहें, खूब पढ़ते रहें, स्टे हैप्पी। जय हिंद।